जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या दोस्तों, भारत अब अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। क्या एचएएल के साथ साथ टाटा, लार्सन टुब्रो और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां लड़ाकू विमान बनाएंगी, खासकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? और क्या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भारत के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा एरोस्पेस प्रोजेक्ट बनने वाला है? हाल ही में कुछ ऐसे इंडिकेशन सामने आए हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यतः एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम की, जहां रक्षा मंत्रालय एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। रिपोर्ट्स की बात माने तो महीने के अंत तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी एक प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम को एमका फाइटर जेट के प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो जारी कर सकती है। यानी अब एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट या डिजाइन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग फेज में एंट्री करने वाला है। अब यहाँ पर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि ये भारत का पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे आडा लीड कर रही है। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के फ्यूचर कॉम्बैट की जो बैकबोन है वो बनने वाली है। इसमें हमें बेहतरीन स्टेल्थ कैपेबिलिटी, इंटरनल वेपन बे, एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एआई असिस्टेड सिस्टम और भी दूसरे हाईटेक जो टेक्नोलॉजीज हैं वो देखने को मिलेंगी। सीधे शब्दों में कहें तो एमका भारत का अमेरिका के F-35 को जवाब होगा, रूस के SU-57 को जवाब होगा और चाइना के J-20 को भी भारत का जवाब होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसमें क्या नई चीजें हैं जो सामने निकल के आई हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग फेज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत पहली बार अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम में प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। सोर्सेज का कहना है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने शॉर्ट लिस्टेड बिडर की जो टेक्निकल और लीगल इवैल्यूएशन है इनको पूरा कर लिया है और अब किसी एक कंसोर्टियम को जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी किया जा सकता है। अब कौन कौन सी कंपनियां रेस में हैं, आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो कंसोर्टियम है वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का, जहां पर टाटा ग्रुप पिछले कुछ वर्षों में एरोस्पेस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ा है और इसका सब हम लोग प्रमाण जानते हैं। एयरबस, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के साथ टाटा पहले ही काम कर रहा है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के पास एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस असेंबली, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन का अच्छा खासा अनुभव भी है और इसी वजह से टाटा इस रेस में बहुत महत्वपूर्ण कंटेंडर के तौर पर देखी जा रही है। दूसरा कंसोर्टियम है लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज का। ये कंसोर्टियम काफी पावरफुल माना जा रहा है क्योंकि इसमें तीन अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्टीज शामिल हैं। एक तरफ है लार्सन टुब्रो जो कि हैवी इंजीनियरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल, जो कि एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और रेडार सिस्टम के लिए जानी जाती है। तीसरी है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी जो कि एरोस्पेस स्ट्रक्चर और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। अगर ये कंसोर्टियम जीतता है तो भारत को एक इंटीग्रेटेड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मिल सकता है। तीसरा कंसोर्टियम है भारत फोर्ज, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और डेटा पैटर्न्स का। जी हाँ, ये कंसोर्टियम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर पहले है भारत फोर्ज जो कि हैवी इंजीनियरिंग और मेटलर्जी के लिए जानी जाती है, बीईएमएल डिफेंस मोबिलिटी सिस्टम्स के लिए जानी जाती हैं और डेटा पैटर्न्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और मिशन सिस्टम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। यानी ये ग्रुप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन में भी मजबूत माना जा रहा है। और सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैसला इतना बड़ा क्यों है। देखिए, अभी तक भारत में फाइटर जेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के मुख्य रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ही हम काम करते आए हैं और ये उन्हीं के हाथों में रही है। लेकिन अब सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और वो किसी एक संस्था पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़े, सप्लाई चेन मजबूत हो और एरोस्पेस इकोसिस्टम में कंपटीशन आए। अगर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में प्राइवेट सेक्टर सफल होता है तो भविष्य में भारत के जो फाइटर जेट प्रोडक्शन रेट हैं वो काफी तेजी से बढ़ते नजर आएंगे। अब एमका की कैपेबिलिटी को देखते हुए इस समय सरकार के सामने बड़ी दुविधा ये है कि अगर उन्होंने गलत चुनाव किया तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और इसीलिए हर कदम को फूंक फूंक के रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर हमें स्टेल्थ सेविंग देखने को मिलेगी, रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन का प्रोसेस होगा, इंटरनल वेपन कैरेज होंगी, एडवांस लेजर रडार, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज और भी कई चैलेंजेस हैं जिनको सक्सेसफुली टैकल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा।
ऑलरेडी एमका के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो रहा है, जो कि आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एक इंटीग्रेटेड एयरस्पेस फ्लाइट टेस्टिंग इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन है, जहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 650 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 150 एकड़ डेडिकेटेड फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के लिए होंगे और 300 एकड़ प्राइवेट कंसोर्टियम और एमएसएमई सप्लायर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बल्कि एक फ्लाइट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, जो कि काफ़ी एडवांस है। यहाँ पर हमें जो रनवे है उसका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और भी एडवांस फैसिलिटीज ऐड करी जाएंगी, यानी आने वाले भविष्य में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।